लेकिन एक स्टॉक जो आखिरी के 25 मिनट में आपको कमाई कराएगा, जान लेते हैं, रुक कर लेते हैं फाइनल बेट का। रजत बताइए। बिल्कुल, मिर्जा इंटरनेशनल स्टॉक पे नजर रखिए। देखिए बाजार पे जो पुल बैक मिला है उसमें मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में बहुत तगड़ी खरीदारी हो रही है और मिर्जा इंटरनेशनल एक प्रबल दावेदार हो सकता है। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन हुई है निचले स्तरों से और आज पुल बैक विजिबल है। आज ही नहीं, इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से पुल बैक देखने को मिल रहा है जो इसको अब 50 दिन की औसत एवरेज के ऊपर ले आया है। 92.4 ऐसा लेवल, जिसके बाद तो मंथली चार्ट्स पे भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर निकलेगा। उसके बाद हो सकता है कि तेजी और एस्केलेट होते नजर आए जो इसको 95-96 तक के जोन्स तक ले जा सकते हैं। और आज वैसे भी वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से निचले स्तरों से अगर आप लीडिंग इंडिकेटर्स भी देखेंगे तो वो भी पलटते हुए नजर आए हैं और वॉल्यूम्स में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। साफ तौर पे अगर यहाँ पर डेली बेस्ड बाइंग हुई तो काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेट होगा। वैसे भी पूरे इस सेक्टर में कंपनी की वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, सबसे सस्ती वैल्यूएशन पे काम काज कर रहा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पॉजिटिव है और मुनाफे में लगातार 3 साल से मुनाफे में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और पिछले क्वार्टर में भी लगभग 20 करोड़ का आसपास की बॉटम लाइन कंपनी ने पोस्ट की थी। तो फंडामेंटल्स ठीक है, टेक्निकल तौर पर पलट रहे, इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर है, खरीदारी बनती है। आप 95-96 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। शुक्रिया रजत आपका। तो फाइनल बैठे मिर्जा इंटरनेशनल 4.5% के गेंस लेकर ट्रेड कर रहा है। ये शेयर 92 के लेवल्स देखे जा रहे हैं और दिन के उच्चतम स्तरों पर अभी कामकाज करते हुए। लेकिन कल एक महत्वपूर्ण बैठक है, वित्त मंत्री कल बैंकों से मुलाकात करेंगे। आलोक प्रियदर्शी के पास चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि एग्जैक्टली इस बैठक में क्या खास बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। बैंक रिकैपिटलाइजेशन एक मुख्य मुद्दा शायद रहे आलोक, और ऐसा माना भी जा रहा है कि जो स्ट्रक्चर है उसको रिवाइज करने की कोशिश कर सकती है सरकार। देखिए, जो कल बैठक होने वाली है सरकारी बैंकों के साथ वित्त मंत्री की, उसमें जो मुद्दा रहने वाला है, जो बैड लोन्स है, वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा। साथ ही साथ जो एनपीए है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आरबीआई की है, बेसलाइन सिनेरियो के अंदर बताया जा रहा है कि मार्च 2017 तक ये 10% के पार जा सकता है। ये भी एक बड़ा इशू रहेगा, एनपीए का इशू। साथ ही साथ जो बैड लोन है, क्रेडिट ग्रोथ है और साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस है बैंकों की, वो भी एक बड़ा इशू है क्योंकि तमाम बैंकों, जो बड़े बैंक, सरकारी बैंक हैं, उन्होंने लगातार लॉस दिखाया है। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है इस कल की बैठक जो होने वाली है वित्त मंत्री के साथ। इसके अलावा अगर देखें तो जो मुद्दे हैं कैपिटल इन्फ्यूजन का, तो ये एक बड़ा मसला। 22,000 करोड़ हाल ही में सरकार ने दिए हैं, टोटल 75,000 करोड़ अगले 4 साल में सरकार को देने हैं। तो उसकी क्या परफॉर्मेंस रही, बैंकों ने किस तरह से उसको इस्तेमाल किया, ये भी इसका भी रिव्यू करेगी सरकार। और वित्त मंत्री की बैठक में जो तमाम स्कीम्स, ऑनगोइंग स्कीम्स हैं सरकार की, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो या फिर जो अटल पेंशन योजना और तमाम जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, उसमें कितना बैंकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ये भी एक बड़ा इशू रहेगा। साथ ही साथ एक और इशू आ रहा है जनधन बैंकों के जनधन अकाउंट्स के तहत कि तमाम जो 1 रुपये का बैंक लोगों ने जो कह सकते हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट को कन्वर्ट कर दिया गया है दूसरे अकाउंट्स में, वो एक इशू था। उसको भी एक बताने की ज़रूरत है कि जनधन अकाउंट जो है वो एक टूल्स है सरकार का और बैंक ये ना सोचे कि जीरो अकाउंट ज़्यादा रहने से उनके साथ कोई समस्या है। ये भी इस इशू को भी एड्रेस किया जाएगा। खबरें यही आई थी कि तमाम बैंकों ने अपने जीरो बैलेंस अकाउंट को कन्वर्ट करके नॉन जीरो बैलेंस अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया था, तो वो एक कंसर्न था। तो ये तमाम जो इशूज़ होंगे कल की बैठक में सामने निकल कर आएंगे और देखना होगा कि बैंकों का परफॉर्मेंस क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा। और ये सारे शुक्रिया आपका, शुक्रिया। चलिए, तो अगर आप देखें महत्वपूर्ण बैठक और आई थिंक बहुत सारे मुद्दे हैं, स्पेशली अगर आप देखें कैपिटल इन्फ्यूजन और साथ ही साथ एसेट्स क्वालिटी और एक्सट्रीम लॉसेस, आई थिंक ये कुछ बड़े एजेंडे रहेंगे इस बैठक के। खैर, बैंकिंग बास्केट में आई मीन एक दिन के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक पॉज था आज, नो डाउट, जहाँ एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक के सब में। सो विद बिट ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट अगर मुझे देना हो किसी स्टॉक को बीएसयू बास्केट में, ठीक है, चल के गिरा, गिर के थम के फिर चला, फिर थम रहा है। अगर इस बात को देखते हुए कि निफ्टी बैंक इज स्टिल होल्डिंग आई थिंक 19,680, एडवांटेज अगर किसी स्टॉक को देना हो पीएसयू बास्केट में तो किसको देंगे आप? देखिए, थोड़े से वॉलेटाइल मूव हो रहे हैं सारे के सारे स्टॉक्स के अंदर, चाहे फिर वो पीएसयू में बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एसबीआई हो, कैन बैंक हो, ओरिएंट बैंक हो, पीएनबी हो, सभी स्टॉक्स में थोड़े से डबल साइडेड मूव आ रहे हैं। एक दिन तेजी, एक दिन मंदी, फिर एक दिन तेजी। अभी आज का जो मूव देखते हैं उसके अंदर अभी तक कल का जो तेजी था उसको एंगल्फ नहीं किया है किसी भी स्टॉक ने अभी तक। बट अगर एक स्टॉक अगर अभी सिलेक्ट करना ही हो तो कैन बैंक ने बहुत अच्छा मूव दिया था कल के सेशन में। इमीडिएटली अगर कोई ट्रेड लेना है, रिस्की ट्रेड है, बट अगर लेना चाहें तो 298 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं। टारगेट 315 का, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 298 का लगाना पड़ेगा कैन बैंक के अंदर। जी, एक बार देख लेते हैं अशोक लेलैंड को। सुबह से ही कमजोर रहा ये स्टॉक और अभी भी 3% से ज्यादा की वीकनेस देखी जा रही है। आज सुबह खबर भी थी
कि हिंदुजा फाउंड्रीज के अशोक लेलैंड के साथ अमलगमेशन को बोर्ड की ओर से अप्रूवल मिला है और हिंदुजा फाउंड्रीज तो ऑलरेडी 20% के लोअर सर्किट पर लॉक्ड है और अशोक लेलैंड भी करीब अभी 3.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। हिंदुजा फाउंड्रीज एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बीते फाइनेंशियल में 1000 करोड़ का लॉस हुआ था कंपनी को और अशोक लेलैंड का मानना है कि एक क्रिटिकल सप्लायर है ये अशोक लेलैंड के लिए और कैपेबिलिटी है कंपनी में टर्न अराउंड करने की, इसलिए विलय किया गया है। लेकिन जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो आपको बता देते हैं। क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है इस पर, जिस पर इन्होंने अशोक लेलैंड को अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है। 77 के टारगेट्स की वो बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा कंपेलिंग रीजन नहीं है जिससे समझ में आया कि हिंदुजा फाउंड्रीज को क्यों मर्ज किया जा रहा है अशोक लेलैंड में। और शायद यही कंफ्यूजन इन्वेस्टर्स के मन में भी था, जिसके बाद ये रिएक्शन आज स्टॉक पे देखा भी गया। आपके कमेंट्स क्या हैं शाइना अशोक लेलैंड पर? मैं पर्सनली होल्ड करती हूँ दिस स्टॉक एंड मैं रेकमेंड भी कर चुकी हूँ और मैं काफ़ी उसको मतलब पसंद करती हूँ। बट द प्रॉब्लम है ये जो मर्जर है वो शॉर्टर टर्म में 1 साल के लिए 1 या 1.5 साल के लिए मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया है that I think it is going to put some pressure on EBITDA growth में भी थोड़ा बहुत दिख सकता है some issue, but at the same time ये important supplier है तो with a longer term view I would still keep a positive। ज़रूर stop loss 75 का लगाइए, but I think considering that the growth is still there in the overall CV business expected to pick up with the monsoons being better if at all, rural demand improving, so I think all these things should, and plus road sector में जो improvements हो रहे हैं तो ये सब factor मुझे overall अशोक लेलैंड पे business wise positive है। So I still continue holding personally and I have not made a negative stand still for the overall business। चलिए, लेकिन मैं आई थिंक बार बार मैं बात करने की सोच रहा था डिशमन फार्मा पे। हालांकि बात आई थिंक हो चुकी है इस कार्यक्रम में कई बार, लेकिन डिशमन फार्मा वाकई एक बहुत बेहतरीन क्लोजिंग देने जा रहा है 180 के स्तर पे। और याद रखिए टेक्निकल्स में एक पैटर्न होता है स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल, जिसमें स्टॉक गिरता है लेकिन बहुत तहजीब से, और जब ऊपर आता है और उस चैनल के हाइस को काटने की कोशिश करता है तो अलर्ट रहिएगा, आपका स्टॉक कुछ अच्छा कर सकता है। यही ठीक पैटर्न थी इंडिया सीमेंट्स में, यही ठीक पैटर्न थी किसमें, IRB में। समय लेगा, आपके पेशेंस टेस्ट करेगा, निकलेगा। सुमित, क्या कहेंगे इस स्टॉक के बारे में, कहाँ तक का मूव पॉसिबल है? जी बिल्कुल, कुछ हद तक आपने एकदम सही बताया। डिशमैन के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक को सिर्फ ऊपर का एक लेवल ब्रेक करने दीजिए, फिर इसमें देखिए क्या मूव आता है। 183-185 का रेंज अगर ये ब्रेक कर देता है ऊपर में तो ये स्टॉक के अंदर एक क्लास मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ये स्टॉक 10 से 20% का मूव बहुत ही शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। आई थिंक अभी ये कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है, नीचे में ये इमीडिएटली अगर लास्ट 20 दिन का मूव देखेंगे तो 170 और ऊपर में 183-184 इसी के बीच में चल रहा है। आई थिंक इसको जैसे ही 183-184 का ब्रेकआउट मिलता है तो फ्रेश बाई किया जा सकता है फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 210-220 रुपए का। ब्रेकआउट के बाद बाई करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 183 का ब्रेकआउट लेवल है, उसके बाद इसमें फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट किए जा सकते हैं। एक बार जुबिलेंट लाइफ को फिर से देख लीजिए, अब 8% ऊपर 600 के ऊपर ये शेयर आ चुका है। 603 का लेवल अभी देखा जा रहा है, दिन के ही नहीं अपने लाइफ टाइम हाइज पर ये स्टॉक अभी ट्रेड करते हुए। एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बीते कुछ मंथ्स में और आज के सेशन में फिर से स्टॉक में आते हुए दिखे है। लेकिन सुमित, अगेन मैं आप ही के पास आऊँगी। 2 स्टॉक्स जहाँ पर अभी भी एक एक्सटेंडेड बाइंग देखी गई है, उनमें एक तो है वोल्टास और एक दूसरा शेयर है IFB इंडस्ट्रीज। सेम सेगमेंट को दोनों ही कंपनियां बिलोंग करती हैं। अपकमिंग फेस्टिव सीजन तो इनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी टेक्निकली अगर देखें तो ये दोनों शेयर्स में क्या कोई नए ट्रेड का स्कोप आपको नज़र आ रहा है या फिर एग्जिस्टिंग पोजीशंस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, वोल्टास के अंदर पिछले 7-8 दिनों से करेक्शन देखने को मिली है और आज हमको एक तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक का स्ट्रक्चर दीपाली बहुत स्ट्रांग है। स्टॉक ने वन साइड मूव दिया है और इस सेक्टर के सारे ही स्टॉक्स ने एक अच्छा मूव दिया है, चाहे फिर वो क्रॉम्पटन हो, चाहे फिर वो हेवेल्स हो या फिर ये वोल्टास हो। आई थिंक वोल्टास के अंदर इमीडिएटली ये स्टॉक ऊपर में 395-400 का एक लेवल है जिसको ये रेजिस्टेंस के तौर पे ले रहा है। जैसे ये 395-400 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक के अंदर 430 से 440 तक का मूव देखने को मिल सकता है। आई थिंक इसके अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशंस को तो होल्ड करना ही चाहिए। फ्रेश लॉन्ग अगर कोई इनिशिएट करता है अभी 380-85 के बीच में तो 370 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 395 से 400 का पहला टारगेट, उसके बाद 430 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1 से 1.5 महीने के अंदर। चलिए अब थोड़ा सा मिड कैप में चलते हैं एक बार। लार्ज कैप में बहुत बात हो गई
स्मॉल कैप पे बहुत बात हो गई। मिड कैप में आरती ड्रग्स आप देखिए करीब 4.5% ऊपर है। उसके बाद CCL प्रोडक्ट्स 4% ऊपर, इसमें तेज़ी अच्छी है। कॉक्सन किंग ने अपने आपको देखिए हायर लेवल से प्लेस करके रखा। डशमन का जिक्र मैं कर चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा। एक्साइड देन फ्यूचर लाइफस्टाइल, अगर आप देखिए इसमें अच्छे वॉल्यूम्स हैं। GSPL आज अच्छे वॉल्यूम्स के बीच में करीब 3 लाख शेयरों के कारोबार के बीच में 151 के स्तर को स्ट्राइक करता हुआ, ये भी अगर आप देखिए ठीक ठाक मूव देख के आज। IFB इंडस्ट्रीज, देन J कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, JB केमिकल्स एंड फार्मा, जुबिलेंट लाइफ 604, जुबिलेंट लाइफ अपने ट्रेडिंग करियर के नए हाइज पर शानदार तेजी करा देगा। जिक्र करते 10 रुपये नीचे था उस वक्त। ये L&T फाइनेंस को देखिए, L&T फाइनेंस यस L&T फाइनेंस 93.55 पे। यस सुमित क्या कहेंगे इस पर? आई मीन ओवर हीटेड स्टॉक था, 76 से 100 तक का मूव, कूल ऑफ हुआ, कूल ऑफ भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से हुआ। पार्टिसिपेट करेंगे आप? ऑल्दो L&T के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है इस वक्त। देखिए फ्रेश L&T FH में फ्रेश बाय करना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि ये एकदम अच्छा मूव दिखाने के बाद ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा दबाव फेस कर रहा है। आई थिंक इसके अंदर जब तक ये 97, 98 या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज 100 रुपए का लेवल लेते हैं इसके अंदर, जब तक ये 100 रुपए का साइकोलॉजिकल लेवल अब फ्रेश ब्रेकआउट के तौर पे नहीं ब्रेक करता है, तब तक एक बार के लिए इसमें फ्रेश बाइंग के लिए रुकना चाहिए। ये 93.50 के आसपास चल रहा है, शायद हो सकता है कि ये 95, 96 तक का मूव दिखाए और वहां से वापस रिट्रेस करे और करेक्शन दे। नीचे में करेक्शन में ये 85 या 80 तक का लेवल दिखाएगा, वहां पे या तो करेक्शन में 85 लेवल के आसपास बाय करें, या फिर अभी ये 98, 100 का लेवल क्रॉस करेगा उसके बाद ही बाय करना चाहिए। जी, चाइना, ऑटो एंसिलरी और केमिकल प्लस टेक्सटाइल, इन तीनों सेक्टर से इनफैक्ट आपकी चॉइसेस मैं जानूंगी, क्योंकि अभी BTST का वक्त हुआ है। उसके बाद मैं आपके इन तीनों ही सेक्टर से टॉपिक्स समझूंगी। कुछ स्टॉक्स इस बीच देख लेते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अभी भी दिखा रहे हैं, और एक बार रिलायंस कम्युनिकेशन को देख लेते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन का अभी डे लो पर एकाएक सुबह से, हालांकि ये स्टॉक थोड़े प्रेशर में था, लेकिन अभी इंट्राडे लोस पर आ चुका है और दिन के निचले स्तरों पर रिलायंस कम्युनिकेशन अभी ट्रेड करते हुए 3% की कमजोरी देखी जा रही है। कल मार्केट बंद होने के बाद ASL के साथ मर्जर को लेकर खबर आई। कल हालांकि स्टॉक बढ़कर बंद हुआ था, लेकिन आज सुबह से ही थोड़ी सॉफ्टनेस स्टॉक में देखी जा रही थी और अभी भी दिन के निचले स्तरों पर ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन के कुछ देर पहले हमने देखा था कि कॉन कॉल भी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इस मर्जर के बाद जो डेट है उसको 20,000 करोड़ तक वो रिड्यूस करेंगे। एनहेंस्ड बिजनेस कॉन्टिन्यूटी वो देखते हैं इस मर्जर के बाद, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आए थे। लेकिन आज के जो BTST ट्रेड्स हैं, यानी जो स्टॉक्स आप चुन सकते हैं कल के लिहाज से, वो जान लेते हैं। मनीष मौजूद है हमारे साथ न्यूज़ रूम से। बताइए मनीष, कौन से ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं? धन्यवाद दीपाली। जो 6 शेयर्स हैं BTST के लिए तमाम शेयरों में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं हेम सिक्योरिटीज़ के। मनोज सचदेव का कहना है कि आइडिया में खरीदारी करनी चाहिए। उनको लगता है कि आइडिया में तेज़ी देखने को मिल सकती है। जो लक्ष्य वो मान के चल रहे हैं 88 रुपये तक का लक्ष्य वो मान के चल रहे हैं। शेयर में टारगेट 88 रुपये का देखने को मिल सकता है। हालांकि आज थोड़ी मजबूती देखने को मिली है, जबकि 82 रुपये 50 पैसे का वो स्टॉप लॉस लगाने की बात करते हैं। जो उनकी तरफ से दूसरा शेयर है ADG स्टॉक्स में देखिए खरीदारी देखने को मिली है। रिलायंस इंफ्रा उनको लगता है कि मजबूती और हो सकती है, इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। वो जो टारगेट मान के चल रहे हैं 595 रुपये के टारगेट के साथ वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, जबकि उनको लगता है कि इसमें स्टॉप लॉस जो है आपको 580 के आसपास लगाना चाहिए। रिस्क रिवार्ड रेशियो देख के थोड़ा सा उन्होंने फेवरेबल दिया है। हालांकि शेयर अभी भी करीब 3% की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करके इसमें चल सकते हैं। टाटा एलेक्सी और जेट एवेज, राजेश सतपुते के 2 ऐसे शेयर है जिसमें वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। अभी भी देखिए टाटा ग्रुप के शेयर में खरीदारी देखने को मिला। टाटा इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स में एक सडन स्पाइक देखने को मिला। उनको लगता है कि टाटा एलेक्सी में जो तेजी आई वो तेजी और आगे बढ़ती हुई दिख सकती है। 1610 रुपये का वो लक्ष्य मान के चलें, जबकि 1520 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना हुआ। 1% नीचे का उन्होंने स्टॉप लॉस दिया, जबकि 4-5% ऊपर का वो टारगेट मान के चल रहे हैं। इसके अलावा जेटीएवेज एक शेयर होगा जो वो मानते हैं राजेश सतपुते की खरीदारी करनी चाहिए। उनको लगता है कि 520-525 का ऐसा जोन है जहाँ पर शेयर एक लंबे अंतराल से टिका हुआ है। उनको लगता है यहाँ से एक पुलबैक देखने को मिल सकता है और ये पुलबैक आज देखने को मिल भी रहा है। 535 का, लेकिन वो कहते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना होगा। 560-565 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है BTST के तौर पे। आखिर में अजीत मिश्रा जो रेली गियर के हैं, उनके तरफ से 2 शेयर खरीदारी के हैं। टाटा केमिकल एक शेयर होगा जिसमें वो मानते हैं कि मजबूती देखने को मिल सकती है। हालांकि शेयर में बहुत ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिली है टाटा केमिकल में, लेकिन उनको लगता है कि 564 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। हालांकि आज शेयर देखिए 1.5% गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, 543 रुपये का, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और एशियन पेंट एक शेयर होगा जो अजीत मिश्रा मानते हैं कि खरीदारी करनी चाहिए। उनको लगता है कि इसमें तेजी देखने को मिलेगा। चुनिंदा पेंट शेयर में थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा। एशियन पेंट में वो 1210 रुपये का लक्ष्य मान के चल रहे हैं। 1150 रुपये
का, लेकिन उनका कहना है कि इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। शुक्रिया मनीष आपका। तो ये BTST ट्रेड्स बताया मनीष ने, 3 जानकारों की 2 चॉइसेस जहां पर आप कल के लिहाज से आज खरीदारी कर सकते हैं। ट्रेडर्स कॉल भी देख लेते हैं, यानी 3 और ट्रेडिंग बेट्स। IDBI कैपिटल ने चुना है अमराजा बैटरीज को, 4.5% ऊपर ये शेयर अभी भी ट्रेड कर रहा है। 1052 के लक्ष्य ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1009 का एक स्टॉप लॉस आपको अमराजा बैटरीज में मेंटेन करना होगा। अमराजा बैटरीज के बाद जो अगला शेयर वो है मारुति सुजुकी का, 5540 के लक्ष्य को देखते हुए खरीदारी करें, 5400 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 5450 के लेवल्स पर भी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और तीसरी चॉइस है सेंचुरी प्लाई, 235 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 224 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 228 के लेवल पर भी ये कामकाज कर रहा है। लेकिन अगर आप भी अपने चुनिंदा स्टॉक्स पर राय लेना चाहते हैं तो हमें स्टॉक का नाम व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप नंबर 784002 शाइना, अगेन आई कम टू यू, टेक्सटाइल, ऑटो एंसिलरी और केमिकल, इस स्पेस से अगर कोई नया निवेश के लिहाज से कोई स्टॉक चुनना हो तो आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं? आपके लिस्ट में से ही मैं टाटा केमिकल्स चूज़ करती हूँ। यहाँ पर मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है। जैसे आपको याद होगा रिसेंटली उन्होंने अपना एक यूरिया डिवीज़न बेचा, वहाँ पर 2350 करोड़ उनको जो मिले हैं वो अपना डेट को रिड्यूस करने के लिए अच्छे काम आएंगे। दूसरी बात, वहाँ के जो एबिटा मार्जिन वॉज जस्ट 3% मार्जिन थे और बाकी के बिजनेस में 18% मार्जिन है। जैसे उनके जो बाकी केमिकल बिजनेस है या उनके कंज्यूमर बिजनेस है, तो ओवरऑल एबिटा मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट होगा एज वेल एज बैलेंस शीट इम्प्रूवमेंट। और जैसे आपने कहा टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है। इस बीच आप वोल्टास को देखिए, 384 पर लगभग 2.5% ऊपर, 8 रुपये की तेजी के साथ अच्छा मूव, एंड स्पेशली टुवर्ड द एंड ऑफ द सेशन। और करीब 376 से 386 का जो मूव था वो महज अगर आप देखें तो 45 मिनट यानी सिर्फ आधी चार्ट पर क्रिएट हुआ है। मैं कुछ देर के लिए सुमित इसको इंट्राडे चार्ट्स पे दिख रहा था, एंड स्पेशली 15 मिनट चार्ट्स पे आई थिंक ये 386 का सप्लाई जोन है। अगर शायद इसमें एंटर कर गया तो 400 की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। आप फर्स्ट मूव एडवांटेज देने के लिए एंटर करेंगे इसमें? यस बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले ही जब अपनी बात हो रही थी 5-10 मिनट पहले, तो हमने बताया था कि एक बार ये ऊपर का मूव लग रहा है और इसके अंदर यहाँ से इमीडिएटली ये 395 400 और उसके बाद 430 तक का भी मूव दिखा सकता है। जब तक ये नीचे में अभी 370 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक स्टॉक ठीक है। फ्रेश ट्रेडिंग के लिहाज से भी 370 के स्टॉप लॉसेस के अंदर काम किया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट 395 से 400 के लेवल्स। जी, एक बार इन्फोसिस को देख लेते हैं क्या रिएक्शन है आज के सेशन में। हालांकि जब नतीजे आए थे Q1 के, तब से लेकर लगातार अब तक जो स्टॉक का बिहेवियर रहा है वो बहुत एनकरेजिंग नहीं रहा है, मोर और लेस रेंज में या टुवर्ड्स डाउनसाइड ही दिखा है। अभी भी 1042 के स्तर पर कामकाज कर। आज इन्फोसिस के बारे में बातचीत इसलिए भी हो रही क्योंकि कुछ समय पहले, इनफैक्ट कुछ देर पहले जो विशाल सिक्का है वो वित्त मंत्रालय पहुंचे थे, उन्होंने एक मुलाकात भी की थी। GST नेटवर्क को लेकर ये बातचीत करने वो पहुंचे थे। और साथ ही जब उन्होंने बाकी बाद में इस मुलाकात के बाद जब उन्होंने इंटरेक्ट किया रिपोर्टर से, तो काफ़ी सारी उनसे बातचीत हुई इन्फोसिस के कामकाज को लेकर भी, जिसमें उन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि हाँ Q2 जो है वो बेटर होगा Q1 में। BFSI सेगमेंट में अभी भी प्रेशर बने हुए हैं, लेकिन एग्जैक्टली उनके स्टेटमेंट्स क्या है पहले उनको सुन लेते हैं। GSTN is an incredibly ambitious and important project for the country, and we are very excited about it. We are putting our best on it with the latest technologies, latest processes, latest software and ways of working. So it is something that we can all be very proud of. Lots of work to be done between now and then, and that is some of the things that we discussed. And lots of industry, banks, small businesses, big businesses, many different stakeholders have to all come together, and it's it's a very complex and heterogeneous architecture that we are putting together to take into account many different diverse needs of different kinds of stakeholders. It is something, I think that, in such a complex project there are going to be lots of issues, many that we don't even foresee right now. But the important thing is that the country is doing this extraordinary project, and this is something that we are really proud of, and so I'm really looking forward to that. Praveen and I go over this basically every week, and we are really excited about it. समन्वय स्थापित करने की अगर देखिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए ऐसी कोई सुबगाहट पूरे IT बास्केट में नहीं है, कोई टेक्निकल रीज़न ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ कुछ पिक करूँ इस वक्त। बस आपकी स्क्रीन पे स्टॉक है डे हाई, यही अगर आप देखें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। IT बास्केट में अगर आप देखें दिवाली सब कुछ ठंडा, सब कुछ अगर आप देखें तो कूल, सुपर कूल इस वक्त। लेकिन ये भी बात सही है, आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद जब हम कह रहे होंगे अरे यार बॉस देखो इन्फोसिस ने 1300 रुपये का ऑल टाइम हाई छुआ,
पर अभी पिक तो आपको यही करना पड़ेगा। थोड़ा सा तो डाउटफुल है, क्योंकि आप देखिए अगले 2-3 क्वार्टर्स को लेकर अभी हमने जीएसटी पर उनकी बात सुनी, लेकिन उनकी ओर से ये भी स्टेटमेंट आया है कि बीएफएसआई सेगमेंट अभी भी चैलेंजिंग बना हुआ है। यूरोप में जो क्लाइंट प्रेशर है वो अभी भी फेस कर रहे हैं। एक बात उन्होंने जरूर कही कि Q1 के मुकाबले Q2 बेहतर रहेगा, लेकिन बहुत कुछ बदल जाएगा ऐसा इंडिकेशन उन्होंने भी। एक बात बताऊं दीपाली मैम, ये ना जैसे इन्फोसिस ने किया था, इन्फोसिस ने कहा से 13% से लेके 10% पे आ गए थे, आप देखिए उन्होंने ट्रिम कर दी थी। ये स्थिति को स्वीकार लेते हैं, ये स्थिति को स्वीकार लेते हैं। आई थिंक ये ऑप्टिज्म बनने नहीं देते हैं, ये भी बात सही है, याद रखिए। और जैसी स्थिति अगर आप देखें सही होगी, ये एकदम से अगर आप देखें संकेत भी दे देंगे उस बात का। बस अब आप देखिए इस प्राइस में क्या है मालूम है आपको, जरा प्लीज़ इन्फोसिस का जरा एक बार ईयरली चार्ट दिखाइए। 1000 का प्राइस स्टॉक होल्ड कर रहा है, उसको भी आपको देखिए जो एग्जैक्टली मैनेजमेंट कह रही है ठीक है, जो आउटलुक उन्होंने शेयर किया वो भी ठीक है, लेकिन प्राइस कहते हैं ना भाव भगवान से, वो 1000 नहीं तोड़ रहा है। डिफरेंट अगर आप देखें सेगमेंट से डिफरेंट टेकर्स हैं एट द प्राइस ऑफ 1030। चंदन ये सॉरी क्या नाम है, सुमित, आपका इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए 1030 के भाव में? यस बिल्कुल, आईटी स्टॉक्स के अंदर हम इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, ये स्टॉक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे और बाय कर रहे हैं। एट प्रेजेंट इन्फोसिस बिल्कुल बाय किया जा सकता है। अगले 3 से 6 महीने में ये स्टॉक में एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। जैसे ये स्टॉक ऊपर में इमीडिएट पड़ाव तोड़ेगा 1050 का, तो ये 1100 का लेवल दिखाएगा और 1100 के बाद तो ये फ्रेश तेजी के लिए घुस जाएगा, जिसके अंदर स्टॉक 1250 तक के लेवल दिखाएगा। हम रिकमेंड कर रहे हैं बाइंग करना इन्फोसिस में प्रेजेंट लेवल्स पे। जी, इनफैक्ट अब तक जितने भी बड़े एक्सपर्ट्स से हमारी बातचीत होती है, मेजॉरिटी ऑफ वॉइसेस यही हैं कि बैंकिंग और ऑटो जो कि बैकबोन रहे हैं मार्केट की रिसेंट रैली में, वही स्ट्रेंथ को फर्दर लीड करेंगे। लेकिन कुछ वॉइसेस ये भी हैं कि बैंकिंग और ऑटो अब यहाँ से थोड़े से वल्नरेबल रह सकते हैं, और अगर कोई सेक्टर ऐसा है जो कि आप जहाँ आप छुप सकते हैं निवेश करके, उसमें आईटी और फार्मा का वो नाम ले रहे हैं। तो थोड़ा सा डाइवर्जेंस जरूर है, लेकिन इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं। शाइना, अभी आपका व्यू क्या है आईटी शेयर्स पर या फिर फार्मा शेयर्स पर? देखिए मेरे दोनों सेक्टर पे आई मीन आईटी इज नॉट, आई वुड प्रेफर फार्मा ओवर आईटी अगर दोनों में कंपैरिजन करो, बट सिलेक्टिवली मुझे लगता है जैसे इन्फोसिस अगर 950-955,000 के ऊपर रहता है तो देयर इज नॉट मच ऑफ रिस्क, एक्चुअली वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो फार्मा फर्स्ट पिक एंड सेकेंड इज सिलेक्टिवली आईटी। चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और निफ्टी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इस वक्त जरा प्लीज़ इंडस्ट्रीज पर एक बार एग्जैक्टली अगर आप देखें इंडस्ट्रीज क्या करें आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो देखिए एक बड़ा क्रिटिकल सेशन था, और याद रखिए एक बड़े ग्लोबल इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और उससे पहले एक टेंडेंसी उन्होंने शो करी है, कमिटमेंट शो किया कि हाँ भाई किसी भी तरीके से हम 87 को वॉलेट नहीं करेंगे। और आप देखिए इस वक्त ऑलमोस्ट निफ्टी डे हाई पर 8750 दिन के सर्वोच्च स्तरों पे। और आज के कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से रहे जिन्होंने निफ्टी को ऊपर टिकाए रखा? इस क्रम में बीएचएल देखिए सबसे आई थिंक वीक स्ट्रक्चर, मैं अगर सिर्फ रिजल्ट के उस दिन को निकाल दूं जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, तो आज बीएचएल ने, जी एंटरटेनमेंट ने अगर आप देखें तो, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, मारुति ने, हिंडाल्को ने, हर स्पेस से एक दिग्गज। आई मीन लुक एट द कॉम्बिनेशन, आप देखिए बीएचएल, जी, रिलायंस, मारुति, हिंडाल्को, आईटीसी, एचडीएफसी, सिप्ला, एचडीएफसी बैंक। आई थिंक इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। आई मीन हर क्षेत्र का एक दिग्गज है यहाँ पे। खैर और कुछ बास्केट्स दिखाते हैं अगर आप देखें जिन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो दिया, उसमें अगर आप देखें तो आज सन फार्मा, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी, भारती इन्फ्राटेल, एचडीएफसी बैंक, यहाँ भी अगर आप देखें मजबूती थी। उसके बाद अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस को देखें तो बीपीएल आज पूरे दिन टंगा रहा वहाँ पर जहाँ से ऊपर जा ही नहीं सकता था, यानी अपर फ्रीज। आईबी इंडस्ट्रीज, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉयड इलेक्ट्रिकल्स और एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप देखें, ये कुछ काउंटर जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। एस एस अगर आप स्टॉक्स को देखें, एंड स्पेशली जी एंटरटेनमेंट अगर आप देखें, क्योंकि भारी स्टॉक है अपने आप में, जी एंटरटेनमेंट एंड आई थिंक डिश, इन्होंने अगर अपना काम बखूबी किया। एसएल प्रोपैक अगर आप देखिए पैकेजिंग समूह वाली कंपनी, ये और ये वो यूफ्लेक्स दोनों ही अगर आप देखें काफ़ी तेज़ थे। बाकी पेपर स्टॉक्स को देखिए आप, आज जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, ओरिएंट पेपर, सब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। उसके बाद आप देखिए तो सीएट, एमआरएफ, जेके टायर्स, सपोर्टास, गुडियर इंडिया, उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। सीएट हायर लेवल से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ आखिरी में, लेकिन आज एफएमसीजी अगर आप देखिए द लीडरशिप ऑफ आई थिंक आईटीसी एंड गॉडफ्रे फिलिप्स, आज एक डिसेंट मूव था यहाँ पर। उसके बाद देखिए आप फार्मा स्पेस में डिशमन फार्मा ऑलमोस्ट डे हाई पे, जुबिलेंट लाइफ, इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर जुबिलेंट लाइफ। विंटर लैब्स, इन सभी काउंटर्स में आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। उसके बाद अगर आप देखें जय भारत मारुति, उसके बाद सुंदरम फास्टनर्स, जेबीएम ऑटो, इन इकाशी मोटर्स, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसेंट मूव रहा है। मार्केट शट, निफ्टी ऑलमोस्ट एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों पर 22 अंकों के इजाफे के साथ 1.25% ऊपर। और आई थिंक दिवाली जो सुबह ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे थे, वो एक्जैक्टली अगर आप देखें 8700 का साइकोलॉजिकल लेवल, 8700 का जो आई थिंक
ऑप्शन राइटर था, पुट राइटर था, उसका कॉन्फिडेंस विद द टाइमिंग काम करके बस एक चीज़ जो नहीं आज उम्मीदों के मुताबिक रही वो था क्या, निफ्टी बैंक। बिल्कुल बिल्कुल, बैंक्स की ओर से पार्टिसिपेशन नहीं आया, लेकिन अगेन कल की ही तरह एक डिसेंट क्लोजिंग, दिन भर एक रेंज में कामकाज किया और जब बंद होने का वक्त आया तो उस रेंज के ऊपरी तरफ इंडेक्स आ गया, इसीलिए 8750 के बेहद नज़दीक निफ्टी क्लोज हुआ है। और जिस तरह से शो के दौरान हमने बोला भी कि आज हर सेक्टर का एक दिग्गज आके मार्केट को सपोर्ट लैंड कर रहा था, फिर चाहे वो मारुति सुजुकी हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, ल्यूपिन सिप्ला जैसे शेयर्स ही क्यों ना हो। तो एक डिसेंट क्लोजिंग है, लेकिन कमेंट्स ले लेते हैं एक्सपर्ट के। आपकी क्या राय है इस क्लोजिंग पर सुमित? क्लोजिंग अच्छी आई है आज के लिए। जैसे कि हमने शो के स्टार्ट में बोला था कि एक बार निफ्टी के लिए बाय बन सकता है 1 से 2 दिनों के लिए। 8700 का सपोर्ट जब तक होल्ड करता है तब तक ये एक पुल बैक दिखाएगा, जिसके अंदर 8800 तक के लेवल्स या शायद 8850 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो एक सीमित दायरे में लगता है एक बार घूमेगा तो स्टॉप लॉस से काम करना चाहिए। 8700 एक मेजर सपोर्ट है, वो टूटा तो बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, जब वो टूटता नहीं है एक पुल बैक रैली के लिए खेला जा सकता है 8800 और 8850 के लेवल्स के लिए। चलिए, लेकिन शायना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखी आपने। और ज़माने में अगर आप देखें बहुत सारे गम भी होते हैं और काम भी होते हैं और परेशानियाँ भी होती हैं, और कल से दुनिया भर के लिए एक परेशानी और है, iPhone 7 की जो बिक्री है वो शुरू हो गई। परेशानी तो अभी हो रही है क्योंकि लंबी लाइन अभी से लंबी लाइन सर, आप देखिए कतार 7 का इंतज़ार, लंबी कतार। आई थिंक क्या शेयर बन गया है, iPhone 7 का इंतज़ार, लंबी कतार हर जगह अगर आप देखें। और ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें विजुअल्स हैं ये फ़ोन प्रेमियों के लिए, और आई थिंक एप्पल के हर वर्जन का अगर आप देखें जो इंतज़ार करते हैं ये आपके स्क्रीन पर। अब लोग पूरी रात इंतज़ार करते हैं, भारत हो चाहे अमेरिका हो चाहे कहीं हो, विश्व का कोई भी मुल्क हो, और आपकी स्क्रीन पर आप देखें ये वो विजुअल्स हैं जो बयां करते हैं कि ये एक बार फिर से इंतज़ार की घड़ी जो है वो शुरू हो चुकी है उस एप्पल आईफोन। और आईफोन के साथ एक और ख़ास बात ये भी है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं आईफोन के, वो सीरियस कंज्यूमर्स होते हैं। मतलब अगर वो एक बार आईफोन खरीदेंगे तो वो उसी से स्टिक करेंगे, अपग्रेड करते रहेंगे अपना फ़ोन टू नेक्स्ट लेवल, लेकिन वो स्विच नहीं करेंगे। आमतौर पे अगर आप सैमसंग खरीदते हैं तो कभी आप सोनी ट्राई करते हैं, HTC ट्राई करते हैं, लेकिन आईफोन के साथ वो नहीं है। लेकिन एक खास बात, कल एप्पल का शेयर रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ था। अब नज़र है कि यूएस मार्केट में एप्पल का शेयर कैसा, स्पेशली नेस्डैक। खैर चलिए, फिलहाल इस कार्यक्रम अंतिम बाजी में इतना ही है।